हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 5 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो में क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा के अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद चुनावी जो रिजल्ट रहे उसकी भी घोषणा हो गई है, तो लास्ट में मैं आपको उनके रिजल्ट्स भी बताऊंगा। फिलहाल आज का सेशन शुरू करते हैं और पीडीएफ जो है डेली के करंट अफेयर की स्टैटिक जीके के साथ वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कल भी पीडीएफ शेयर कर दी गई थी। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो आप वहां से ऑफिशियल टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि पंडित रविशंकर जो हैं इनके गुरु कौन थे। तो पंडित रविशंकर के बारे में पहले आपको बताता हूं। ये सितार वादक थे, ठीक है। और 2012 में इनका निधन हो चुका है। पंडित रविशंकर ने कहीं ना कहीं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। मतलब ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। पंडित रविशंकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से भी, और इतना ही नहीं, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। जिस व्यक्ति को म्यूजिक के क्षेत्र में भारत रत्न मिला हो तो आप उनका कद समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। पंडित रविशंकर ने अपना गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खान को माना था। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए था कि इनके नाम के आगे पंडित लगा हुआ है और अलाउद्दीन उस्ताद जो है इनके आगे खान लगा हुआ है। तो ऐसा कोई जल्दी से इमेजिन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एसएससी ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और इसके अलावा पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान रखना, उस्ताद अलाउद्दीन खान इनके गुरु थे। पंडित रविशंकर ने इनके संरक्षण में ही काफी चीजें सीखी थी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। भारत में कौन सी जगह है जहां पर भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा अभी हाल ही में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जॉब फेयर आयोजित किया गया है। जॉब फेयर, जिसको हिंदी में रोजगार मेला भी आप बोल सकते हो, इसका आयोजन भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में किया गया। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जम्मू कश्मीर का जो युवा वर्ग है उसको नौकरियां प्रदान करना। ये जो जॉब फेयर है ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ मिलकर लॉन्च किया था और इसमें 600 जॉब पोस्ट निकाली गई थी, जिसके लिए वहां पर 2500 युवा हाजिर हुए थे। तो फाइनली आप बोल सकते हो 600 लोगों को नौकरियां इस जॉब फेयर में दी गई हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो इस टाइम पे यहाँ के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के कई बार आपसे फोक डांस भी पूछ देता है। यहाँ के फोक डांस है, एक जिसे बोलते हैं हिकायत नाच, यहाँ पर चलता है। एक यहाँ का राउफ नाच काफी फेमस है। कूद नाच भी यहाँ पर चलता है। एक है मंद जास, ये भी पूछा जाता है। वे सारे आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और 2 दिवस का ये मेला लगाया गया जिसका फायदा जम्मू कश्मीर के 600 युवाओं को मिला। इंडियन आर्मी ने आश्वस्त किया है कि इस तरीके के आगे भी जॉब फेयर लगाए जाते रहेंगे जेएनके के अंदर। भारतीय नौसेना दिवस कौन से दिन मनाया गया? प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और इंडियन नेवी की स्थापना 4 दिसंबर 1950 में करी गई थी। इंडियन नेवी की जो टैग लाइन है इसको बोलते हैं शम नो वरुणा। क्या है टैग लाइन? शम नो वरुणा। और वरुण कौन है? वरुण पानी के देवता का नाम है, ठीक है। तो शमनो वरुणा का मतलब है मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन फॉर्च्यूनस, मतलब समुद्र के देवता हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इंडियन एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? ये हम लोगों ने अभी 2 महीने पहले ही मनाया है। 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगले महीने हम इंडियन आर्मी डे मनाएंगे। और आपको पता है इस बार इंडियन नेवी डे जो है ये कहाँ से होस्ट किया जा रहा है? ये महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग का जो किला है, सिंधुदुर्ग किला, ठीक है, प्राचीन काल से है ये मौजूद। तो उस किले से इंडियन नेवी डे इस बार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। और इसमें इस बार पार्टिसिपेंट टोटल 20 वॉरशिप्स यहाँ पर मौजूद थे, 40 एयरक्राफ्ट मौजूद थे। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट एबिलिटी नेवल क्राफ्ट थे और मरीन कमांडोज ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया, जिनको मार्कोस बुलाया जाता है। ये कौन सा ऑनर है या सम्मान है जो कि अभी कोटक महिंद्रा के फाउंडर उदय कोटक को दिया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत सरकार की तरफ से उदय कोटक को यह सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है अपने बैंक के थ्रू। जो कोटक महिंद्रा बैंक है, और ये उसके अभी तक के सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं।
इनके टाइम पीरियड में जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसकी एसेट इस टाइम पर बढ़ते बढ़ते 6.2 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, आप ऐसे समझ लीजिए। और कोटक महिंद्रा बैंक जो है, इसका कैपिटलाइजेशन 3.5 लाख करोड़ को पार कर चुका है। और इनका जो रेवेन्यूज टर्न ओवर है, ये $8.5 बिलियन का है। तो एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर में अपने आप में क्रांति का रूप है ये। इस वजह से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड इनको कॉमर्स मंत्रालय संभाल रहे पीयूष गोयल के द्वारा दिया गया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन हो गया है। ऐसा अभी तक कभी भी नहीं हुआ था कि इंडियन नेवी में पूरा वॉरशिप, देखिए जो वॉरशिप होते हैं ना इंडियन नेवी में, उनकी कमांड हमेशा कमांडर को दी जाती है। ये पोस्ट कौन सी होती है? कमांडर। लेकिन अभी तक किसी भी महिला कमांडर को ये पोस्ट नहीं दी गई थी। तो इस तरीके की जिम्मेदारी पहली बार कमांडर प्रेरणा देव स्थली को दी गई है। और ये अपने आप में सही में प्रेरणा बन गई हैं दूसरी भी महिला अधिकारियों के लिए। तो ये अपने आप में पहली बार हुआ है। प्रेरणा देवस्थली इन्होंने इंडियन नेवी साल 2009 में ज्वाइन करी थी। इस टाइम पर ये आईएनएस चेन्नई में कार्यरत थी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन से आईएनएस की कमांड इनको दी जाएगी। फिलहाल ये एश्योर हो गया है कि अब ये वॉरशिप आईएनएस की कमान संभालेंगी खुले तौर पर। और एक तरीके से कमांडर वो पोस्ट होती है जिसकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडियन नेवल शिप की। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंडियन नेवल शिप के ऊपर कमांडर का आदेश ही सर्वोपरि होता है। और 3 से 4 दिन पहले करीब आपको ध्यान रखना है, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी। इंडियन एयरफोर्स में पहली ऐसी महिला अधिकारी कौन बन गई हैं जिनको एडीसी की पोस्ट दी गई थी। एडीसी मतलब एडे डे कैंप इसको बोलते हैं। एडीसी वो अधिकारी होते हैं जिनको प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। तो इनका नाम क्या है? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी। क्या नाम है? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी। तो मनीषा पाड़ी एयरफोर्स में और प्रेरणा देवस्थली इंडियन नेवी में। अभी हाल ही में ये कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले मेंस T20 क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? ध्यान रहे, भारतीयों की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड की बात नहीं हो रही है। ये है ऋतुराज गायकवाड़। और ऋतुराज गायकवाड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है केएल राहुल का। केएल राहुल ने अभी तक 4,000 रन T20 क्रिकेट में 117 पारियों में बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 116 पारियों में ही 4,000 रन पार कर दिए हैं। और केएल राहुल ने एक टाइम पे विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा था। विराट कोहली के नाम ये रिकॉर्ड था 138 इनिंग्स में। विराट कोहली ने 138 इनिंग्स में 4,000 रन बनाए थे। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 1 पे हैं, केएल राहुल नंबर 2 पर हैं और तीसरे नंबर पे विराट कोहली हैं। अभी मैंने आपको करीब 4 से 5 दिन पहले बताया था, पहले भी सैटेलाइट की इमेजेस के आधार पर हमें यह पता लग गया था कि एक साइक्लोन आ रहा है। अब ये साइक्लोन काफी पास आ चुका है पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश के बॉर्डर रीजन पे। इस साइक्लोन का नाम क्या है? इसका नाम है मीचोंग। क्या नाम है? मीचोंग। और इस साइक्लोन को नाम ये दिया गया है म्यांमार के द्वारा। तो अब ये काफी पास पहुंच गया है। अगले सप्ताह तक मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि ये नीचे तमिलनाडु के उत्तरी रीजन से होते हुए उसको भी टच करेगा। आंध्र प्रदेश को भी ये कोस्टल रीजन में टच करेगा। उड़ीसा के भी कई हिस्सों पर ये पहुंच सकता है और ऐसे करते हुए ये ऊपर पश्चिम बंगाल के कोस्टल बॉर्डर्स तक पहुंच सकता है। और मीचोंग का मतलब पता है आपको क्या होता है? बर्मीज भाषा में मीचोंग का मतलब होता है स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो एक ऐसी स्ट्रेंथ जो कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल आपको बता दूं साल 2023 में हिंद महासागर में ये छठवां साइक्लोन है। और अगर बंगाल की खाड़ी में बात करें तो ये चौथा साइक्लोन है। तो इस साल साल के खत्म होते होते तक करीब 6 साइक्लोन आ चुके हैं हिंद महासागर में। हाल ही में कौन सा देश है जहां पर एक नया ज्वालामुखी फूटा है? इसका नाम है मरापी वॉल्केनो। तो मरापी वॉल्केनो अभी फूटा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया दुनिया का वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। इस टाइम पर पूरे इंडोनेशिया में अगर देखें तो 127 एक्टिव वॉल्केनो हैं। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब जो कभी भी फूट सकते हैं। अगर भारत में बात करें तो कितने वॉल्केनो हैं एक्टिव? भारत में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जिसको बैरन आइलैंड बोलते हैं, अंडमान का। फिलहाल ये जो वॉल्केनो है इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा रही कि आप ये समझ लीजिए कि ये ऊपर हवा में जो इसका लावा है ये 3 किलोमीटर तक गया।
3000 मीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। और ये जो जिस पहाड़ पर ये है फूटा है, इसे माउंटेन ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले यहाँ पर और भी ज्वालामुखी फट चुके हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो तो इंडोनेशिया में है। दुनिया का एक कौन सा देश है जहां पर एक भी वॉल्केनो नहीं है? तब आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। फिलहाल इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है जोको विडोडो। कौन है यहाँ पर राष्ट्रपति? जोको विडोडो। और जापान में फुमियोदो किशिदा की सरकार यहाँ पर चल रही है। और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है बोंग 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 मार्कोस। बोंग बोंग मार्कोस। और इटली में जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ये यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और इटली की कैपिटल है रोम। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। इंडोनेशिया की बोर्नियो। और जापान की कैपिटल है टोक्यो। हाल ही में ये कौन सी फिन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके द्वारा साइन लैंग्वेज वीडियो केवाईसी सर्विस लॉन्च करी गई है? साइन लैंग्वेज वीडियो केवाईसी का मतलब ये है, जैसे देखिए अभी तक आप घर बैठे केवाईसी कर पाते थे। आपको अकाउंट खुलाना है तो आपको उसमें बोलना होता था अपना आधार नंबर और कुछ स्टेटमेंट्स होते थे 2 से 3 जो कि आपको बोल के बताने होते थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि बोल नहीं सकते, उनके लिए ये नई वीडियो के केवाईसी सर्विस स्टार्ट करी गई है। तो इसको अमेजॉन पे के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बोल नहीं सकता, उसे अपना अकाउंट खुलाना है तो वो साइन लैंग्वेज में बात करेगा। और दूसरी तरफ जो कस्टमर केयर में बैठा हुआ व्यक्ति होगा वो भी उस साइन लैंग्वेज में ही उससे बात करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो ये अपने आप में काफ़ी अनोखी और बहुत ही सराहनीय सर्विस आप जैसे बोल सकते हो कि हाँ, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो इस तरीके भी सोच पाती हैं। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, ये सब भी इसे लॉन्च करेंगे। ये कौन है जिनको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो अपॉइंट किए गए हैं जीतेश जॉन। क्या नाम है इनका? जीतेश जॉन। और 2001 बैच के इंडियन इकोनॉमिक सर्विस अधिकारी हैं ये। तो अब से ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की कमान संभालेंगे। आईबीबीआई की स्थापना मोदी सरकार के द्वारा साल 2016 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है रवि मित्तल। रवि मित्तल। और इस संस्थान का काम यह है कि ऐसे लोग जो कि बैंकों से लोन ले लेते हैं उसके बाद उस लोन को चुकाते नहीं हैं तो उनसे रिकवरी करना इस बोर्ड का काम होता है। इसके अलावा लीगल लेवल पर भी सारी चीज़ें इंसॉल्व करना, जैसे कि जेन्युइन केस है तो उसे दिवालिया ना घोषित किया जाए, और नॉन जेन्युइन केस है, कोई फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है तो उसे दिवालिया करार देना, ये सारी चीज़ें आईबीबीआई के ही द्वारा सेट करी जाती हैं। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक्टिव वन, जो कि अपने कस्टमर्स को 100% का रिटर्न देगा? तो ये है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने एक नया प्रोडक्ट एक्टिव वन लॉन्च किया है। इनका कहना है कि अगर आप इनकी ये हेल्थ पॉलिसी लेते हो तो इसमें आपको किसी भी तरीके की बीमारी हो जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, अस्थमा एंड क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज, इस तरीके की आपको कोई भी डिसीज है तो आपको 100% रिटर्न मिलेगा। कोई भी कहीं पर भी कमीशन स्वरूप नहीं कटेगा। हाल ही में भारत में तीसरी फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? मतलब अगर बात करी जाए तो मेल कैटेगरी में तो करीब 80 ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन फीमेल कैटेगरी में सिर्फ इनसे पहले 2 ही ग्रैंड मास्टर थी। अब ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। और इनको तो कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। ये हैं आर प्रगनंदा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये आर प्रगनंदा की ही बहन है। ओके। तो किसी भी चेस हिस्ट्री में अगर बात करें तो ये पहला ऐसा मौका है कि भाई बहन दोनों ही ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इनसे पहले जो 2 फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर हैं भारत में, उनका नाम आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक तो है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ये पहली हैं। और इनके बाद हरिका द्रोणावल्ली। हरिका द्रोणावल्ली। ठीक है। और अब तीसरी हैं वैशाली रमेश बाबू। हॉर्नबिल महोत्सव कौन से राज्य में मनाया गया है अभी? तो इस महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और अगले 10 दिन तक ये महोत्सव मनाया जाएगा। हर साल हॉर्नबिल त्योहार जो है
ये नागालैंड में मनाया जाता है और नागालैंड में एक तरीके से यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने वाला यह त्यौहार है। आपको ये भी ध्यान रखना है, इस बार हॉर्नबिल त्योहार का 24वां संस्करण शुरू किया गया है और यह त्योहार हर वर्ष दिसंबर के ही माह में पहले सप्ताह से ही शुरू होता है मनाना। और इस बार की खास बात यह है कि इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को नागालैंड के कोहिमा से तो सेलिब्रेट किया ही जा रहा है, साथ में पहली बार प्रदर्शनी में मिथुन जानवर को भी दिखाया गया है। ये जो जानवर है, ये नागालैंड का स्टेट एनिमल है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, और इसी को मिथुन बोलते हैं वहां पर, और इसको पूरे नागालैंड में शुभ माना जाता है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो मिथुन है, ये ईस्टर्न स्टेट्स में ही बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इधर आपको देखने को ये नहीं मिलेंगे। इसके अलावा प्रदर्शनी में नागालैंड की और भी कल्चर एंड डांसेस जो हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। इस बार का जो हॉर्नबिल इवेंट है, इसमें 800 से ज़्यादा आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं और करीब करीब आप मान लीजिए 40 से ज़्यादा बैंड यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसे देखने, जैसे कि अमेरिका के एम्बेसडर, ब्रिटेन के एम्बेसडर, जर्मन के एम्बेसडर एंड नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे, और भारत से भी कई राज्यों से लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला हर साल का त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो, और नागालैंड के गवर्नर हैं ला गणेशन। क्या नाम है इनका? ला गणेशन। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि यह कौन सा राज्य है जिसने बाल विवाह पर गंभीर कार्रवाई शुरू कर दी है और हाल ही में 2000 से ज्यादा लोगों को इसके अंतर्गत गिरफ्तार भी किया गया है? और विधानसभा के इलेक्शन भारत के 5 राज्यों में कंडक्ट हुए हैं, तो चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर एमपी में बात करें तो बीजेपी की सरकार बन गई है एमपी में एक बार फिर से। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री थे पहले भी और अभी भी रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने टोटल 200 सीट में से 163 सीट जीती हैं, 163, जो कि अपने आप में बहुमत है, किसी से इनको हाथ मिलाने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ा तख्ता पलट हो गया है। राजस्थान में अभी तक कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार थी। टोटल कुल सीटें हैं 199 और बीजेपी ने 115 सीटें जीत ली हैं, ये भी अपने आप में क्लियर बहुमत है। तो बीजेपी की सरकार राजस्थान में अब बन गई है, कांग्रेस की यहाँ पर सरकार नहीं रही। तीसरा एक जो फेरबदल हुआ है ये हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी और यहाँ पर टोटल 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से बीजेपी ने जो इस बार जीती हैं, ये 54 सीटें जीती हैं। तो ये भी आप देख लो, क्लियरली बहुमत है अपने आप में। तो यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार हो गई। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और एमपी तीनों जगह बीजेपी की सरकार अब आ गई है। इसके अलावा 2 राज्यों में और बात करें तो तेलंगाना का आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना में टोटल सीटें 119 हैं और 119 में से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी रही। कांग्रेस ने 65 सीटें यहाँ पर जीती हैं, जो कि अपने आप में क्लियर बहुमत है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को केवल 8 सीटें मिली हैं, बाकी अन्य को मिली हैं। तेलंगाना के अलावा एक और स्टेट है जहाँ पर इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, इसके भी नतीजे आ गए हैं। मिजोरम, जहाँ पर टोटल 40 सीटें हैं। वैसे तो लोकसभा में 60 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको हमारे संविधान में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, क्योंकि इन राज्यों में इतनी आबादी ही नहीं है। जब आबादी नहीं है तो उतनी सीटें भी नहीं बन सकती। तो उनमें से एक मिजोरम है। इस वजह से देखिए मिजोरम में 60 से कम सीटें हैं, 40 सीटें। तो 40 सीटें में यहाँ पर जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी जीती है। इसने 27 सीटें यहाँ पर टोटल जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी मिजोरम में केवल 2 सीटें ले पाई। तो ये पूरे रिजल्ट रहे हैं। और एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए जीएस जीके के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच। आप इसे अवेल कर सकते हो। आप स्टैटिक जीके का भी मेरा बैच अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या पॉलिटी, इनके अलग अलग बैचेस भी अवेलेबल हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। एग्जाम इंजन में आपके लिए बहुत कुछ है। डेली क्विज भी आप दिया करिए, यहाँ पर डेली क्विज अपलोड होता रहता है। इसमें आपको मोस्ट फेवरेट 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से मैं देता हूँ, इसे भी आप अटेम्प्ट जरूर किया करिए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं आंसर की के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप उसे भी यहाँ से ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब वीडियोस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन में वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। आज की बात यहीं तक रहेगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है वरुण अवस्थी 07। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।